बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम P18 के अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। अगर हम अनसाइंड नंबर्स की बात करें तो अनसाइंड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सारे बिट्स डेटा बिट्स कंसिडर किए जाते हैं। मतलब कोई भी बिट साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ नहीं होता, सारे के सारे बिट्स डेटा बिट्स कंसिडर होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम 8 बिट्स की बात करते हैं तो 8 बिट्स में हमारा जो ऑपरेंड होगा उसमें वैल्यू 0 से लेकर FF की रेंज में होगी अगर हम हेक्सा की बात करते हैं, और डेसिमल में हम 0 से लेकर 255 तक वैल्यू उसमें डाल सकते हैं। जितने भी बिट्स होते हैं अनसाइंड नंबर्स में वो सारे के सारे एज अ डेटा बिट्स कंसिडर किए जाते हैं। P18 में अनसाइंड नंबर्स की एडिशन के लिए जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ होते हैं उनमें जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है वो है ऐड LW का, जिसमें कोई लिटरल वैल्यू वर्किंग रजिस्टर के साथ ऐड होती है। जब भी हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं या जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं तो वर्किंग रजिस्टर या WREG ज़रूर इन्वॉल्व होगा। अगर हमने कोई लिटरल वैल्यू वर्किंग रजिस्टर के साथ ऐड करनी है तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो है ऐड LW, निमोनिक है ADD LW, और आगे जो ऑपरेंड होता है वो कोई लिटरल या कोई इमीडिएट वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर हमारा ऑपरेंड फाइल रजिस्टर है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे ऐड WF की। निमोनिक है ADDWF, ऐड वर्किंग रजिस्टर विद फाइल रजिस्टर। इसमें वर्किंग रजिस्टर और फाइल रजिस्टर के कंटेंट्स आपस में ऐड होते हैं और रिज़ल्ट या तो वर्किंग रजिस्टर में स्टोर होता है या फाइल रजिस्टर में स्टोर होता है, और ये बताता है D बिट। अगर D 0 है तो वर्किंग रजिस्टर में स्टोर होगा रिज़ल्ट, और अगर D 1 है तो फाइल रजिस्टर में रिज़ल्ट स्टोर हो जाता है। इसी तरीके से अगर D W है तो अगेन वर्किंग रजिस्टर में स्टोर होगा रिज़ल्ट, और अगर D F है तो फाइल रजिस्टर में रिज़ल्ट स्टोर होता है। अगर हम D बिट मेंशन नहीं करते तो रिज़ल्ट हमारा फाइल रजिस्टर में स्टोर होगा। अगर हम मल्टी बाइट एडिशन की बात करें, मल्टी बाइट एडिशन मतलब अगर हम 16 बिट ऑपरेंड्स है हमारे पास, 16 बिट और 16 बिट के डेटा को ऐड करते हैं तो उसके लिए फिर हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे ऐड WFC, ऐड वर्किंग रजिस्टर विद द कंटेंट्स ऑफ फाइल रजिस्टर अलॉन्ग विद द कैरी बिट। कैरी बिट को इसमें इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम 16 बिट डेटा को ऐड करते हैं तो उसमें हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि क्या लोअर बाइट से हायर बाइट कोई कैरी जनरेट हुई है कि नहीं हुई है। अगर कोई कैरी जनरेट होती है तो उस कैरी को भी साथ में ऐड करना पड़ता है। इस वजह से मल्टी बाइट एडिशन के लिए ऐड WFC की इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है। एक एग्जांपल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू 16 बिट नंबर्स। The numbers are 3CE7H and 3B8DH. Assume that file register location 6 is at DH and location 7 has contents 3BH. Place the sum in file register location 6 and 7. Location 6 should have the lower byte. बेसिकली हमें कहा गया कि दो 16 बिट नंबर्स ऐड करने हैं। नंबर्स हमें मेंशनड है, दोनों 16 बिट नंबर्स है, एक है 3CE7H और दूसरा है 3B8DH। ये जो दूसरा नंबर है 3B8DH प्रोग्राम के मुताबिक ये ऑलरेडी हमारे पास मेमोरी में है। लोकेशन 6 पे जो है ना इसका लोअर बाइट 8D स्टोर्ड है और लोकेशन 7 पे इस नंबर का हायर बाइट 3B स्टोर्ड है। और हमें कहा गया है कि जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट भी हमने इन ही लोकेशन पे स्टोर करना है। लोकेशन 6 पे हमने रिज़ल्ट का लोअर बाइट स्टोर करना है और लोकेशन 7 पे हमने रिज़ल्ट का हायर बाइट स्टोर करना है। चूँकि एक नंबर ऑलरेडी स्टोर्ड है, ऑलरेडी मेमोरी में है, हम जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हम ये जो दूसरा नंबर है इसको बाइट बाय बाइट वर्किंग रजिस्टर में डालेंगे, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, वर्किंग रजिस्टर इन्वॉल्व होगा, और इसको ऐड करेंगे रैम के इन लोकेशंस के साथ। प्रोग्राम से पहले अगर हम सिंपल एडिशन देखें इनकी कि कैसे हम इनकी एडिशन करते होते हैं। अगर हम 3CE7H को ऐड करते हैं 3B8DH के साथ,
So d plus 7, d is basically 13, 13 plus 7 is 20, 20 minus 16 is 4 और 1 कैरी हो जाता है. So e plus 8 plus 1, e is 14, 14 plus 1 is 15, 15 plus 8 is 23, 23 minus 16 is 7 और 1 कैरी होगा. Now c plus 1 plus b, c is 12, b is 11 and 1, so हमारे पास 24 आंसर आता है. 24 के लिए हमारे पास हेक्सा में कोई सिंबल नहीं है, सो हम उससे बेस सब्ट्रैक्ट करते हैं जो कि 16 है. सो 24 माइनस 16 इज 8 और 1 कैरी होगा. 3 प्लस 1 इज़ 4 प्लस 3 इज़ 7. सो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर लोअर बाइट से एक कैरी भी जनरेट होता है. सो अगर हम सिंपल AWF की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो AWF इंस्ट्रक्शन इस कैरी को कंसीडर नहीं करेगा. सो AWF हम इस पहले बाइट की एडिशन के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे बाइट की एडिशन के लिए बेहतर है कि हम AWFC इंस्ट्रक्शन यूज़ करें. एट वर्किंग रजिस्टर विद द कंटेंट्स ऑफ फाइल रजिस्टर अलॉन्ग विद द कैरी बिट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये जो लोअर बाइट है E7H, इसको हम वर्किंग रजिस्टर में डाल देते हैं. वर्किंग रजिस्टर में हम डाल सकते हैं अगर हम MOVLW की इंस्ट्रक्शन यूज़ करें, MOVLW 0 क्रॉस E7. सो इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन से क्या होगा कि E7H वर्किंग रजिस्टर में आ जाएगा. अब वर्किंग रजिस्टर में E7 आ गया है और लोकेशन 6 पे हमारे पास जो 8D है ये ऑलरेडी लोकेशन 6 पे मौजूद है. सो हम AWF इंस्ट्रक्शन यूज़ करके इन दोनों को ऐड कर देते हैं. AWF इंस्ट्रक्शन AWF 0 क्रॉस 6 और रिज़ल्ट स्टोर कर लेते हैं इसी फाइल रजिस्टर में, क्योंकि प्रोग्राम में कहा गया था कि हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आए उसका लोअर बाइट लोकेशन 6 पे ही स्टोर हो जाना चाहिए. सो यहाँ पर E7 और 8D जिसका आंसर 74 आएगा, 74H आएगा, वो लोकेशन 6 पे स्टोर हो जाएगा. और साथ में कैरी बिट जनरेट होगी जो कि कैरी फ्लैग इंडिकेट करेगा 1 से. अब हम ये जो हायर बाइट है 3CH, इसको वर्किंग रजिस्टर में मूव करा देते हैं पहले. अगेन MOVLW इंस्ट्रक्शन यूज़ करके MOVLW 0 क्रॉस 3C इंस्ट्रक्शन अगर हम यूज़ करें तो 3CH वर्किंग रजिस्टर में आ जाएगा. 3B, यहाँ पर ये जो 3B है ये ऑलरेडी लोकेशन 7 पर मौजूद है. तो हम अब इस वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स को ऐड करेंगे इस फाइल रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ, लेकिन साथ में ख्याल रखना है कि इस कैरी बिट को भी ऐड करना है. सो हम AWFC की इंस्ट्रक्शन यूज़ करके ये काम कर सकते हैं और रिज़ल्ट को अगेन इसी लोकेशन 7 पे ही स्टोर करेंगे. सो AWFC 0 क्रॉस 7 कामा 4 लोकेशन 7 की कंटेंट्स 3BH और वर्किंग रजिस्टर की कंटेंट्स 3CH ये आपस में ऐड होंगे और साथ में कैरी बिट भी ऐड होगा और रिज़ल्ट जाके फाइल रजिस्टर में ही स्टोर हो जाएगा. PK3 में सब्ट्रैक्शन के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं उनमें जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो है सब LW. सब LW मीन्स सब्ट्रैक्ट वर्किंग रजिस्टर फ्रॉम लिटरल वैल्यू. सो बेसिकली जो K है, जो लिटरल वैल्यू है, जो इमीडिएट वैल्यू है, उससे वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है जब भी हम सब LW की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं. जब सब LW की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो CPU बेसिकली दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है. सबसे पहले स्टेप में तो वो जो वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स हैं उनका टूस कम्प्लीमेंट लेता है और फिर दूसरे स्टेप में उसे उन टूस कम्प्लीमेंट कंटेंट्स को ऐड करता है इमीडिएट वैल्यू के साथ. सो नॉर्मली इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि L पहले लिखा गया है एंड W बाद में लिखा गया है. सो वर्किंग रजिस्टर से लिटरल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, बल्कि लिटरल वैल्यू से वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स सब्ट्रैक्ट होते हैं. और जो रिज़ल्ट होता है वो हमें या तो नेगेटिव फ्लैग बताता है या कैरी फ्लैग बताता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. नेगेटिव फ्लैग हमें पता है कि जो D7 बिट है अगर वो 0 है तो नेगेटिव फ्लैग भी 0 होता है, मतलब कि पॉजिटिव है. और अगर नेगेटिव D7 बिट 1 है तो नेगेटिव फ्लैग भी 1 होता है, जो कि ये बता रहा होता है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव है. इसी तरीके से कैरी फ्लैग भी हमें ये बताता है कि रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है. कैरी फ्लैग के केस में हम कह सकते हैं कि अगर कैरी फ्लैग 0 है तो रिज़ल्ट नेगेटिव होता है और अगर कैरी फ्लैग 1 है तो रिज़ल्ट
पॉजिटिव होता है। सो रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा अगर नेगेटिव फ्लैग 0 हो या कैरी फ्लैग 1 हो, और रिज़ल्ट नेगेटिव होगा अगर नेगेटिव फ्लैग 1 है या कैरी फ्लैग 0 है। जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है दैट इज सब WF। सब WF मीन्स सब्ट्रैक्ट वर्किंग रजिस्टर फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ फाइल रजिस्टर। अगेन वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पर वो सब्ट्रैक्ट होंगे फाइल रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ, और रिज़ल्ट या तो वर्किंग रजिस्टर में ही स्टोर होगा या फाइल रजिस्टर में स्टोर होगा। वो डी बिट बताएगा। डी बिट अगर 0 है या W है तो रिज़ल्ट वर्किंग रजिस्टर में स्टोर होता है, और अगर डी बिट हमारे पास 1 हो या F हो, या अगर हम डी बिट मेंशन ना करें तो रिज़ल्ट फाइल रजिस्टर की लोकेशन पे स्टोर हो जाता है। और अगेन सबसे पहले वर्किंग CPU करेगा क्या कि पहले स्टेप में वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स का टूज कम्प्लीमेंट लेता है और फिर उनको ऐड करेगा फाइल रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ। सब WF भी एक मल्टी बाइट इंस्ट्रक्शन है, मल्टी बाइट सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर हम लेट सपोज 16 बिट डेटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो सब WF भी करता क्या है कि साथ में 12 बिट को भी कंसिडर करता है। सब WF भी सब्ट्रैक्ट वर्किंग रजिस्टर फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ फाइल रजिस्टर अलॉन्ग विद द 12 बिट। सो 12 बेसिकली जो कैरी है हमारा उसका कम्प्लीमेंट लिया जाता है। अगर कैरी 0 है तो उसका कम्प्लीमेंट लेके 1 हो जाएगा, फिर उस 1 को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं साथ में। और अगर कैरी 1 है तो उसका कम्प्लीमेंट 0 हो जाता है, सो फिर तो सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बेसिकली जो कैरी बिट है हमारा उसका कम्प्लीमेंट लिया जाता है। जिस तरह यहाँ पर आप इस इंस्ट्रक्शन के साथ जो कमेंट फील्ड है उसमें देख सकते हैं कि 12 के ऊपर कम्प्लीमेंट है। सो कैरी फ्लैग का CPU करता क्या है कि जो भी हमारे पास जो कैरी बिट होता है उसका कम्प्लीमेंट लेके साथ में उसको भी सब्ट्रैक्ट कर देता है। एक और इंस्ट्रक्शन भी है सब्ट्रैक्शन की, वो है सब FWB। सब FWB करता क्या है कि ये फाइल रजिस्टर के कंटेंट्स को सब्ट्रैक्ट करता है वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट से, और साथ में 12 बिट को भी कंसिडर करता है। सब WFB और सब FWB ये मल्टी बाइट सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होते हैं। मतलब अगर हमने 16 बिट ऑपरेंड्स है हमारे पास तो उस केस में ये दो इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए जाते हैं। PIC18 बाकी प्रोसेसर्स लाइक 8086 हो गया या 8051 हो गया, उनसे डिफरेंट है। अगर हम कैरी फ्लैग के हिसाब से बात करें, इन प्रोसेसर्स में मतलब 8086 या 8051 में ऑटोमेटिकली कैरी बिट को कैरी फ्लैग को इन्वर्ट किया जाता है। सो वहाँ पर वो काम ऑटोमेटिकली होता है, और कैरी फ्लैग को देख के हम बता सकते हैं लाइक अगर कैरी 0 है 8086 या 8051 में तो रिज़ल्ट पॉजिटिव होता है, और अगर कैरी 1 है, कैरी फ्लैग 1 है तो रिज़ल्ट नेगेटिव होता है। जबकि PIC18 में ये अपोजिट होता है। PIC18 में अगर कैरी फ्लैग 0 है तो रिज़ल्ट नेगेटिव होगा, और अगर कैरी फ्लैग 1 है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट 4C माइनस 6E। सो बेसिकली हमने 4C से 6EH को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ 4C से हमने 6E को सब्ट्रैक्ट करना है। सो सबसे पहले हम 4C को किसी फाइल रजिस्टर लोकेशन में डाल देते हैं, फिर हम 6E को वर्किंग रजिस्टर में डाल के 4C से या उस फाइल रजिस्टर की लोकेशन से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो अगर हम प्रोग्राम लिख के सबसे पहले हम कोई रैम की लोकेशन इक्वेट कर लेते हैं। लेट सपोज उसको हम नाम दे देते हैं MyReg का 0x20 की लोकेशन को। फिर हम 4C की वैल्यू को वर्किंग रजिस्टर में पहले डालेंगे, और फिर उस वर्किंग रजिस्टर से हम इसी लोकेशन में MyReg की लोकेशन में मूव करा देते हैं। सो मूव LW 0x4C, इसी 4C का जो डेटा है 4C वर्किंग रजिस्टर में आ जाएगा, और फिर मूव WF की इंस्ट्रक्शन यूज़ करके इस कंटेंट्स को हम इस पर्टिकुलर लोकेशन में स्टोर कर देते हैं। अब जो दूसरा ऑपरेंड है जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है 6EH को, इसको हम वर्किंग रजिस्टर में मूव करा देते हैं। मूव LW 0x
6E। अब सब्ट्रैक्शन की जो इंस्ट्रक्शन है सब WF, वो हम यूज़ करके वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं 4C से या myReg की लोकेशन से। सो सब WF की इंस्ट्रक्शन यूज़ करके हम माई रजिस्टर से हम वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और रिज़ल्ट वापस वर्किंग रजिस्टर में ही स्टोर कर देते हैं। अब अगर हमारा रिज़ल्ट नेगेटिव है तो वर्किंग रजिस्टर में रिज़ल्ट 2's कम्प्लीमेंट की फॉर्म में स्टोर होगा। नॉर्मली तो इसको रहने दिया जाता है 2's कम्प्लीमेंट की फॉर्म में, लेकिन अगर हम चेंज करना चाहें तो हम नेगेट F की इंस्ट्रक्शन यूज़ करके इसको चेंज कर सकते हैं। अब कौन बताएगा कि रिज़ल्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वो हमें या तो नेगेटिव फ्लैग से पता चल सकता है या कैरी फ्लैग से पता चल सकता है। अगर नेगेटिव फ्लैग हमारे पास 0 है तो इसका मतलब ये है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव फ्लैग हमारे पास 1 है तो इसका मतलब होगा कि रिज़ल्ट नेगेटिव है। सिमिलरली इसकी जो अपोजिट है, अगर कैरी फ्लैग 0 है तो इसका मतलब होगा कि रिज़ल्ट नेगेटिव है, और अगर कैरी फ्लैग 1 है तो इसका मतलब होगा कि रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव है। सो अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव है तो उस केस में तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन अगर रिज़ल्ट नेगेटिव है तो हम नेगेट F की इंस्ट्रक्शन यूज़ करके वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स या अपने रिज़ल्ट को चेंज कर सकते हैं। सो अगर हम BNN की इंस्ट्रक्शन यूज़ करें, सो BNN की इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, बेसिकली BNN मीन्स ब्रांच इफ़ नॉट नेगेटिव। ब्रांच अगर नेगेटिव फ्लैग 0 है, मतलब अगर रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव है, तो हम इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे, मतलब हम डायरेक्टली वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स को माई रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं। वर्किंग रजिस्टर में चूँकि हमारा रिज़ल्ट है सब्ट्रैक्शन का, सो उसको हम इस लोकेशन पे स्टोर कर देते हैं। और अगर रिज़ल्ट हमारा नेगेटिव है तो फिर ये वाली ब्रांच की इंस्ट्रक्शन चूँकि एग्जीक्यूट नहीं होगी, सो रिज़ल्ट को पहले हम नेगेट कर देंगे नेगेट F के ज़रिए, और फिर उसको हम मूव करा देते हैं माई रजिस्टर में। यहाँ पर BNN इंस्ट्रक्शन की जगह आप ब्रांच कैरी या BC की इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम काम करेंगे। मल्टी बाइट सब्ट्रैक्शन की एक एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट 2 16-bit नंबर्स। द नंबर्स आर 2762H minus 1296H. Assume file register location 6 is equal to 62 and location 7 is equal to 27. Place the difference in file register location 6 and 7. Location 6 should have the lower byte. सो बेसिकली हमें ये कहा गया है कि दो 16-bit नंबर्स सब्ट्रैक्ट करें। वो दो 16 नंबर्स हमें बताए गए हैं, एक है 2762H और दूसरा है 1296H। 2762H ऑलरेडी फाइल रजिस्टर की लोकेशंस में है। फाइल रजिस्टर की लोकेशन 6 पे इसका लोअर बाइट स्टोर है, और फाइल रजिस्टर की लोकेशन 7 पे इस नंबर का, इस 16-bit नंबर का हायर बाइट स्टोर है। हमें ये भी कहा गया है कि हमने जो रिज़ल्ट होगा हमारा इस सब्ट्रैक्शन का, उसको वापस इन्हीं लोकेशंस में हमने स्टोर करना है, मतलब लोकेशन 6 और लोकेशन 7 में। लोकेशन 6 में हम रिज़ल्ट का लोअर बाइट स्टोर करेंगे, और लोकेशन नंबर 7 में हम रिज़ल्ट का हायर बाइट स्टोर करेंगे। सो चूँकि 2762 का जो लोअर बाइट है वो ऑलरेडी लोकेशन नंबर 6 में स्टोर्ड है, सो हम जो दूसरा 16-bit ऑपरेंड है 1296H, उसका लोअर बाइट हम पहले वर्किंग रजिस्टर में मूव करा देते हैं, और फिर उस वर्किंग रजिस्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं लोकेशन नंबर 6 से। फिर हम 1296 का हायर बाइट मतलब 12H को वर्किंग रजिस्टर में मूव करा देंगे, और फिर उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लोकेशन 7 से, मतलब 27H से। लेकिन यहाँ पर हमने 12 को भी कंसिडर करना होगा, सो हम जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़ करें उसमें 12 को भी यूज़ करना होगा हमने। सो सबसे पहले तो हम 1296H जो कि दूसरा ऑपरेंड है, उसका जो लोअर बाइट है 96H, उसको वर्किंग रजिस्टर में मूव करा देते हैं, और फिर इन वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं लोकेशन 6 से। सो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं सब WF और आगे लोकेशन 6 डाल देते हैं, और रिज़ल्ट उसी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा, जो कि हमारी सब्ट्रैक्शन का के रिज़ल्ट का लोअर बाइट होगा। फिर हम दूसरे जो ऑपरेंड है 1296, उसका जो हायर बाइट है 12H, उसको वर्किंग रजिस्टर में मूव करा देते हैं,
और इस दफ़ा हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे सब WFB, क्योंकि हमने साथ में 12 को भी कंसिडर करना है, और रिज़ल्ट वापस लोकेशन नंबर 7 में ही स्टोर करें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनसाइंड नंबर्स। पिक बाइट बाय बाइट मल्टीप्लिकेशन को सपोर्ट करता है और वो इन नंबर्स को अनसाइंड नंबर्स के तौर पर कंसिडर करता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए पिक में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है उसका निमोनिक है MULLW, और आगे जो ऑपरेंड फील्ड होता है, ऑपरेंड फील्ड में हमारे पास कोई इमीडिएट या लिटरल वैल्यू होती है। सो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन करेगा क्या कि ये वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स को, जो कि 1 बाइट के कंटेंट्स होंगे, उनको मल्टीप्लाई करेगा 1 बाइट के मतलब 8 बिट्स के इमीडिएट वैल्यू के साथ। सो जब हम 8 बिट मल्टीप्लाई बाय 8 बिट करते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 16 बिट की फॉर्म में। सो वो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली जाके स्टोर होता है दो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है इसके लिए। एक है prod h PRODH और दूसरा रजिस्टर है prod l PRODL। सो जो रिज़ल्ट, जो 16 बिट रिज़ल्ट होगा उसका लोअर बाइट स्टोर्ड होता है prod l में, और उसका जो हायर बाइट है वो स्टोर्ड होता है prod h में। prod निकाला गया है प्रोडक्ट से। सो इस तरीके से हो सकता है आपके लिए आसानी हो इसको याद करने में। सो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन के लिए पिक में इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ MULLW, और आगे इसके 8 बिट की इमीडिएट वैल्यू होती है। और ये इंस्ट्रक्शन करता क्या है कि ये वर्किंग रजिस्टर के 8 बिट कंटेंट्स को 8 बिट इमीडिएट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करता है, और जो 16 बिट रिज़ल्ट आएगा वो स्टोर होता है prod h और prod l में। सो अगर हम एग्जांपल देखें, लेट सपोज MULW 0x25, पहले वर्किंग रजिस्टर में अगर हम 25h की वैल्यू डाल दें और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करें MULLW इमीडिएट वैल्यू 0x65 के साथ। बेसिकली हम 25h को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 65h के साथ। रिज़ल्ट अगर हम 25h और 65h को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट हमारा आता है 0E99H। ना इस 0E99H, इसमें जो 0E होगा, 0E स्टोर होगा prod h में, जबकि जो लोअर बाइट 99H है ये स्टोर होगा prod l रजिस्टर में। ये दो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में यूज़ होते हैं। डिवीजन ऑफ अनसाइंड नंबर्स। पिक में हमारे पास डिवीजन के लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के ज़रिए। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या किया जाता है कि जिस नंबर को हमने डिवाइड करना है, मतलब हमारा जो न्यूमरेटर होता है, उसे हम किसी फाइल रजिस्टर की लोकेशन में स्टोर करा देते हैं पहले, और फिर जिस नंबर से डिवाइड करना है, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा, उस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से बार बार सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, और तब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक कि हमारा रिज़ल्ट नेगेटिव नहीं हो जाता। सो साथ में हम इस चीज़ का भी हिसाब रखेंगे कि हमने कितनी मरतबा सब्ट्रैक्ट किया है, उससे हमें हमारा क्वोशंट मिल जाएगा। डिवीजन की एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो हम फाइल रजिस्टर की दो लोकेशंस को इक्वेट कर लेते हैं, एक न्यूमरेटर के लिए और दूसरा क्वोशंट के लिए। लेट सपोज हम फाइल रजिस्टर की लोकेशन 0x19, इसको हम न्यूमरेटर का नाम दे देते हैं, NUM का नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम अपना न्यूमरेटर, मतलब जिस नंबर को हमने डिवाइड करना है, उसे यहाँ पर स्टोर करेंगे, और 0x20 फाइल रजिस्टर की लोकेशन को हम इक्वेट कर रहे थे MyQ के नाम से। इस लोकेशन में हम अपना क्वोशंट स्टोर करेंगे। सबसे पहले तो जो माई क्वोशंट है, MyQ जो है, जो क्वोशंट है हमारा, उसको हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हम जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे साथ में इसको हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे, तो ज़रूरी है कि MyQ की जो लोकेशन है जिसने हमें क्वोशंट बताना है वो इनिशियली ज़ीरो हो। CLRF के इंस्ट्रक्शन यूज़ करके MyQ को क्लियर कर देते हैं। उसके बाद जिस नंबर को हमने डिवाइड करना है, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है, उसको अपनी फाइल रजिस्टर की लोकेशन में होना चाहिए, मतलब 0x19 जो हमने मखसूस की है ये लोकेशन न्यूमरेटर के लिए। इस लोकेशन में हम अपना न्यूमरेटर डाल देते हैं,
लेट सपोज हम 95 को डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम 95 को वर्किंग रजिस्टर में डालेंगे और फिर वर्किंग रजिस्टर से उसे मूव कराएंगे इस पार्टिकुलर फाइल रजिस्टर की लोकेशन पे। सो मूव एल डब्ल्यू डेसिमल 95 पहले हम वर्किंग रजिस्टर में डाल देते हैं 95 की वैल्यू, और फिर मूव डब्ल्यू एफ की इंस्ट्रक्शन यूज़ करके इस वैल्यू को हम इस न्यूमरेटर की जो हमने लोकेशन इक्वेट की है 0x19 यहाँ पर इसे मूव करा देते हैं। फिर जो हमारा डिनोमिनेटर है जिससे हमने 95 को डिवाइड करना है उसे वर्किंग रजिस्टर में डाल देते हैं। लेट सपोज हम 10 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो हम वर्किंग रजिस्टर में 10 की वैल्यू मूव करा देते हैं। अब इसके बाद हम अपना सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे। लेकिन सब्ट्रैक्शन से पहले हम कोशेंट को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। हमारा कोशेंट 0 है इस वक्त, सो सब्ट्रैक्शन से पहले उसे इंक्रीमेंट करा देते हैं इंक्रीमेंट एफ की इंस्ट्रक्शन यूज़ करके, और रिज़ल्ट इसी लोकेशन में ही स्टोर होगा। सो बेसिकली वो पहले 0 था, तो इस लोकेशन पे अब 1 आ जाएगा। 1 आने के बाद हम सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो हम सब WF की इंस्ट्रक्शन यूज़ करके वर्किंग रजिस्टर में, चूँकि हमारा डिनोमिनेटर है 10 है, सो 10 को हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे न्यूमरेटर से, जो कि इस टाइम पे 95 है, और रिज़ल्ट वापस इसी लोकेशन में फाइल रजिस्टर की लोकेशन 0x19 जिसे हमने NUM का नाम दिया हुआ है, इधर ही स्टोर करेंगे। अब इसके बाद हमने ब्रांच की इंस्ट्रक्शन लगानी है, क्योंकि ये हमने तब तक रिपीट करते रहना है जब तक कि रिज़ल्ट हमारा नेगेटिव नहीं हो जाता ना। रिज़ल्ट हमारा नेगेटिव होगा और हमें पता चलेगा, या तो हम नेगेटिव फ्लैग को देख के बता सकते हैं कि रिज़ल्ट हमारा नेगेटिव हुआ है कि नहीं, या हम कैरी फ्लैग को देख के बता सकते हैं। अगर कैरी फ्लैग हमारा ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि रिज़ल्ट नेगेटिव हो गया है, और फिर उस केस में हम लूप से बाहर आएंगे। सो हम लूप तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारे पास कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होती है। सो हम BC की इंस्ट्रक्शन मतलब ब्रांच इफ कैरी की इंस्ट्रक्शन यूज़ करके ये लूप चलाते रहेंगे, और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि रिज़ल्ट नेगेटिव नहीं हो जाता, मतलब जब तक कि कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जब कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मतलब होगा कि रिज़ल्ट नेगेटिव हो गया है, सो हम लूप से बाहर आ जाएंगे ना। रिज़ल्ट नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि हमने एक दफ़ा ज़्यादा सब्ट्रैक्ट किया होगा। सो उस चीज़ को कंसिडर करना है। जब हम एक दफ़ा ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कोशेंट की वैल्यू एक दफ़ा ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गई होगी, और उसी तरीके से न्यूमरेटर से हमने, जो कि डिनोमिनेटर है इस केस में 10, वो एक दफ़ा न्यूमरेटर से हमने ज़्यादा सब्ट्रैक्ट किया होगा। सो लूप से बाहर आके सबसे पहले तो हम कोशेंट को डिक्रीमेंट कर लेते हैं, माई क्यू को, जो कि इस केस में जो जिसमें हमारा कोशेंट है, इसको एक दफ़ा डिक्रीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक दफ़ा ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। और इसी तरीके से जो हमारा जो डिनोमिनेटर है, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो हमने एक दफ़ा ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर लिया है, सो उसे वापस ऐड कर देते हैं अपने न्यूमरेटर की वैल्यू के साथ। तो इससे हमारा जो रिमाइंडर है वो NUM या जो न्यूमरेटर के लिए हमने फाइल रेंज महसूस किया हुआ था, वहाँ पर हमारा रिमाइंडर स्टोर हो जाएगा। सो 0x जब ये पूरी इंस्ट्रक्शन, जब ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो माई क्यू की लोकेशन जो कि 0x20 है, यहाँ पर हमें हमारा कोशेंट मिलेगा, और जबकि 0x19 की लोकेशन पे हमारे रिमाइंडर मिलेगा। सो हम 95 डिवाइडेड बाई 10 करना चाह रहे थे। सो इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद माई क्यू पे हमें 9 की वैल्यू मिलेगी, जबकि 0x19 की लोकेशन पे हमें रिमाइंडर होगा 5। सो यहाँ पर 5 की वैल्यू होनी चाहिए और यहाँ पर 9 की वैल्यू होनी चाहिए। साइन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें MSB बिट साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। सो अगर हम जिस तरह PKT में हमें पता है कि फाइल रजिस्टर का जो साइज़ है वो 8 बिट का है। सो 8 बिट में अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम निकाल दें, जो कि साइन बिट के लिए यूज़ होगा, तो हमारे पास 7 बिट रह जाते हैं डेटा के लिए। सो इसमें अगर हम रेंज की बात करते हैं, तो हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर्स की रेंज होगी वो 0 से लेकर 127 तक होती है,
जबकि नेगेटिव नंबर्स की रेंज -1 से लेकर -128 तक होती हैं। पिक 18 में नेगेटिव नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो पिक 18 में नेगेटिव नंबर्स टूज़ कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल लें -5 की, कि -5 कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 5 को अगर हम 8 बिट की फॉर्म में शो करते हैं, तो 5 8 बिट की फॉर्म में हमारे पास आएगा 00000101। 5 बिट है बाइनरी की फॉर्म में, अगर हम 8 बिट में लिखते हैं। सो सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, मतलब इन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, और फिर इसके साथ 1 ऐड करके मतलब टूज़ कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाता है। सो ये हमारे पास फाइनल रिप्रेजेंटेशन है -5 की। मतलब अगर हम हेक्सा में बात करते हैं तो ये हमारे पास बनता है FBH। सो अगर हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखें, जो कि 1 है, जो कि साइन बिट के तौर पे इस्तेमाल होगा, सो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव फ्लैग हमारा 1 है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है। साइन नंबर्स का साइज़ अगर 8 बिट का है, तो इस केस में ओवरफ्लो फ्लैग दो कंडीशन या दो सूरतों में सेट होगा। एक तो ये कि D6 बिट से D7 कैरी जनरेट हो, लेकिन D7 से बाहर कोई कैरी ना जाए। और दूसरी सिचुएशन ये है कि D7 बिट से कैरी जनरेट हो, लेकिन D6 बिट से D7 बिट पे कोई कैरी ना आए। सो ये दो सूरतें हैं, या दो सिचुएशंस है जब हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है, मतलब 1 होता है। पहली चीज़, जब D6 बिट से D7 बिट पे कैरी जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि D7 बिट से आगे कोई कैरी ना हो। और दूसरी सिचुएशन ये है कि D7 बिट से तो कैरी जनरेट हो, लेकिन D6 से D7 बिट पे कोई कैरी ना जाए। या हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि ओवरफ्लो फ्लैग सेट होगा अगर या तो D6 से D7 बिट पे कैरी जाए, या D7 बिट से बाहर कैरी जाए, लेकिन ये दोनों एक साथ ना हो। सो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ओवरफ्लो फ्लैग तब सेट होगा जब D6 बिट से D7 बिट पे तो कैरी जाए, या D7 से बाहर कैरी जाए, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ ना हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कैरी D6 बिट से D7 बिट पे जाए और दूसरी कैरी D7 से बाहर जाए, तब ओवरफ्लो फ्लैग सेट नहीं होता, बल्कि रीसेट होता है, मतलब ज़ीरो होगा। सेट सिर्फ उस केस में होता है जब या तो D6 से कैरी जनरेट हो या D7 से जनरेट हो, दोनों एक साथ ना हो। एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें इन दो इंस्ट्रक्शंस को, जो असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस गिवन है, बेसिकली हम -128 को ऐड करना चाह रहे हैं -2 के साथ। सो अगर हम वैसे अरिथमेटिक्स परफॉर्म करें तो -128 को अगर हम ऐड करते हैं -2 के साथ, तो रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए -130। लेकिन PKT में चूँकि हमारे पास 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, वर्किंग रजिस्टर का साइज़ 8 बिट का है, तो हमें -130 का आंसर नहीं मिलता, ये रेंज से बाहर हो जाता है। हमें जो आंसर मिल रहा है वो आंसर मिल रहा है +126 का, जो कि गलत रिज़ल्ट है। और हमें कैसे पता चलेगा, या प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि ये गलत है? वो ओवरफ्लो फ्लैग को देखेगा। चूँकि ओवरफ्लो फ्लैग यहाँ पर सेट है, ओवरफ्लो फ्लैग 1 है, तो इससे प्रोसेसर को पता चल जाता है कि ये रिज़ल्ट सही नहीं आया। सो दूसरी चीज़ आप ये देखें कि ओवरफ्लो फ्लैग सेट कैसे हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो D6 बिट से कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। जब हम 0 को 1 के साथ ऐड करते हैं, 0 + 1, तो आंसर हमें 1 मिलता है, जबकि कोई कैरी यहाँ से नहीं जनरेट होती। लेकिन D7 बिट से कैरी जनरेट हो रही है, 1 + 1 से रिज़ल्ट 0 आ गया और कैरी जनरेट हो रही है। सो इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि या तो D7 बिट से कैरी जनरेट हो, या D6 से D7 पे कैरी जाए,
लेकिन दोनों साथ में ना हो। सो यहाँ पर ऐसा ही है, D6 से तो नहीं हो रहा, लेकिन D7 से चूँकि कैरी जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो गया है, और ये ओवरफ्लो फ्लैग प्रोसेसर को ये बताता है कि जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं है, उसमें एरर है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अगर हम इन असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन देखें तो हम -2 डेसिमल -2 को ऐड करना चाह रहे हैं -5 के साथ। अगर हम वैसे अरिथमेटिक्स परफॉर्म करते हैं तो -2 और -5 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है -7। P18 जब इनको ऐड करता है, -2 और -5 दोनों नेगेटिव नंबर है, तो इनके टूज कॉम्प्लीमेंट्स जब आपस में ऐड होते हैं तो आंसर हमें नेगेटिव फॉर्म में ही मिलता है। ना यहाँ पर अगर आप देखें तो D6 बिट से भी कैरी जनरेट होगी। बेसिकली यहाँ से कोई कैरी भी जाएगी तो 1 + 1 + 1 आंसर हमें 1 मिलेगा, और साथ में कैरी भी जनरेट होगी, जबकि D7 बिट से या D7 की लोकेशन से भी कैरी जनरेट हो रही है। सो D6 से भी कैरी जनरेट हो रही है और D7 से भी कैरी जनरेट हो रही है। सो इसका मतलब ये होगा कि ओवरफ्लो फ्लैग सेट नहीं होगा, बल्कि रीसेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि आंसर हमारा सही होगा। ना ये जो आंसर हमें मिला है, इसको अगर हम हेक्सा में देखें तो दिस इज़ बेसिकली F9H। F9H टूज कॉम्प्लीमेंट है -7 का, जो कि एक सही आंसर है। -7 को ही ये आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नेगेटिव फ्लैग तो 1 है, लेकिन ओवरफ्लो फ्लैग इस सिनारियो में 0 होगा। सो प्रोसेसर बेसिकली जब प्रोसेसर साइंड अरिथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो ओवरफ्लो फ्लैग को मॉनिटर कर रहा होता है। अगर ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि रिज़ल्ट में एरर है, और अगर ओवरफ्लो फ्लैग 0 है तो इसका मतलब ये है कि जो साइंड अरिथमेटिक्स उसने परफॉर्म की है उसमें कोई एरर नहीं है, वो ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको P18 के अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गए होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।